और पेपर वाले प्रश्न मतलब जो प्रॉपर ऑनलाइन में नए तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या रिपीट होते हैं जो क्वेश्चंस, टॉपिक वही है, आज भी सिलेबस सेम है, पेडागोजी का पूछने की अप्रोच बदल गई है। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिलेंगी जल्दी ही, शायद इस संडे समय मिला और तबीयत सही रही तो। जो लोग अभी भी, जिनको लगता है भाई 1 महीना बचा हुआ है और करियर विल ऐप पर जो लाइव बैच है सीटेट का बिहार 7th फेज का, दोनों का चल रहा है, दोनों में ही 1 महीने के आसपास आपके पास समय है। जिसको लगता है कि वो ज्यादा समय दे करके 8-8 10-10 घंटे, कुछ लोग अभी जॉब भी छोड़ रहे हैं अपनी, जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, कि भाई अभी पूरा टाइम मुझे जो है तैयारी को देना है, 1 महीना बचा हुआ है, तो उस केस में अगर ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर बैच से ही पढ़ना है बिना किसी तीसरी टेंशन की, तो सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लासेस वहाँ ले रहे हैं। आप रिकॉर्डेड क्लास सारी बैठ करके ज़्यादा समय दे करके देख सकते हैं और बैच में एनरोल अभी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी इतना समय है कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो काम बन जाएगा। बाकी जो लोग यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं वो भी अगर अच्छे से मेहनत करेंगे साथ में मिल करके, तो एग्जाम तो आपका भी क्लियर होगा। बट बहुत प्यारा स्कोर अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर हम डेडिकेटेडली जुड़ जाएं बैच में तो अच्छा है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इसके अलावा वैसे लेट्स लर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूट्यूब से भी कितने लर्नर्स हैं जिनका आप इंटरव्यू भी देखते हैं, ऐसे कहने के लिए नहीं कि 141 आते हैं और 140 आते हैं, 143 से लेकर 41 तक के सारे इंटरव्यूज आपके पास हैं चैनल पे ही, वो आप देख सकते हैं, जो शायद ही कहीं और जो है लर्नर्स उतना स्कोर आज तक कर पाए हैं, है ना। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सब तो चलता रहेगा, ऑथेंटिसिटी की बात आ जाती है, बाकी तो क्या ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न, लिख सकते हो आप इसके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका बदल गया है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो पहले नहीं पूछा हुआ, बट डिफरेंट वे में पूछा है क्वेश्चन, यही है, रिपीट होता आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, भाषा, अब ना सिर्फ हम ये 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, इनसे पहले किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, बन सकते हैं, कहां पे कौन सी चीज रिपीट हुई है, कौन सी चीज इंग्लिश पेडागोजी से जुड़ी हुई है, सब कुछ पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप ये ध्यान से देखेंगे, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नॉट करेक्ट अबाउट दी लैंग्वेज, भाषा टॉपिक है, इस पे हमने किए थे क्वेश्चंस पिछली बार। पहला ऑप्शन है, सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं, यानी नेचुरल हैं, जिस भी एनवायरमेंट में बनी है, जिन भी लोगों के द्वारा जो भी भाषा का निर्माण हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो बात सही है कि स्वाभाविक यानी नेचुरल होती है सभी मानवीय भाषाएं। भाई मेरे लिए हिंदी नेचुरल होगी, किसी के लिए तमिल जो है वो नेचुरल होगी, लेकिन है तो स्वाभाविक ही। बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये तो सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए जो सही नहीं है। बी ऑप्शन है, भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जाया करता था कि हर भाषा की क्या अपनी एक लिपि होती है, तो वो भी गलत है, क्योंकि हर एक भाषा की अपनी अलग से एक लिपि हो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें, हम देवनागरी लिपि की जब हम बात करते हैं, तो जो आपकी हिंदी है, संस्कृत है, और भी कई सारी भाषाएं होंगी इवन, जो हमारी, जो हमें पता ही है बाय डिफॉल्ट कि भाई ये देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी और संस्कृत। ऐसा तो नहीं हिंदी के लिए अलग स्क्रिप्ट है या लिपि है और इंग्लिश के लिए अलग है। ऐसी कई सारी भाषाएं हैं जो एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। या हम कहते हैं कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। तो ऐसा नहीं है हर भाषा की अपनी लिपि होती है या फिक्स्ड लिपि होती है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, थोड़े से फेरबदल के साथ। हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है। ये दोनों और तीसरा सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस दिमाग में बिल्कुल याद रखिए, कभी भी पूछे जा सकते हैं, बहुत बार आए हैं कि क्या हर भाषा की लिपि होती है, बिल्कुल नहीं जी नहीं। जब हम बात, और एक और क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है, और हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती। कई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, देवनागरी लिपि में आप हिंदी भी लिखते हैं, संस्कृत भी लिखी जाती है उसी स्क्रिप्ट के द्वारा, या रोमन जो आपकी स्क्रिप्ट है जिसपे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, उसमें और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जो आई थिंक फ्रेंच लैंग्वेज भी, या और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो रोमन में लिखी जाती हैं। तो अगर हम बात करें, भाषा होने के लिए ये अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक अलग से लिपि होगी, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में कैसे लिख सकते हैं, है ना, तो हमने लिखा सो गए, मतलब नींद वाला सो गए, ठीक है ना। ये हिंदी का सेंटेंस है, भाषा भी हिंदी है, स्क्रिप्ट देवनागरी हो गई। इसी को आप व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, व्हाट सो गए है, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में थोड़े से फेरबदल के साथ लिखा जा सकता है ना। व्हाट्सएप वाले, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जो व्हाट्सएप वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, वो लोग अगर हैं तो पानी को हिंदी में थोड़ी लिखते हो, देवनागरी में पानी लिखने में 10 घंटे लग जाएंगे, पानी को लोग ऐसे पानी लिख देते हैं,
है ना, मतलब किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में चेंज करके थोड़े से फेरबदल के साथ लिखा जा सकता है। बात सही है या नहीं है ये बता दो। बी ऑप्शन 58% लोग। तो भाषा मुख्यतः बोली जाती है, ये बात सही है कि जो सर्वप्रथम प्रथम हम देखते हैं सांकेतिक भाषा थी, संकेतों के माध्यम से सबसे ज्यादा यूज जो हम लैंग्वेज का करते हैं वो बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, जो सही नहीं है वही पूछा था हमसे। सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक व्यवस्था होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक भाषा का कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कुछ व्याकरणिक नियम होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, और एक सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। कहीं पे भाई एक वर्ब होगी, सेंटेंस बनता है हर एक भाषा में, तो थोड़ा डिफरेंटली बात होती है। वो सारे करा दिए गए हैं आपको, ऑल शिफ्ट के, एके राज, सीडीपी के सारे टॉपिक्स, नए पेपर जो इस बार 2023 के ऑनलाइन हुए थे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके देखो। हिंदी के भी करा रही हूँ, ये सब 2023 में ऑनलाइन आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए, ये गलत है भाषा के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। सॉरी, देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार या द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की अवधि क्या होनी चाहिए, या क्या अवधि है, ये पूछा है। उदय सर की क्लास लगवाएंगे यार, जल्दी ही लगवाएंगे, पहले आप जवाब दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी भाई, हालत आज खराब है। देखिएगा, हाँ बिल्कुल अभिलाषा, देखिए सी ऑप्शन है आपका, कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष आप लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, निहायत ही गलत जवाब आपने इसमें दे दिया है। तालियां बजा दीजिए खुद के लिए। आज थोड़ा सेशन ऐसे ही चलने वाला है, छींक के साथ। देखिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 जो है, वो बुनियादी वर्षों की अवधि कौन सी दी है, यानी फाउंडेशनल एज या फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, बुनियादी वर्ष। ये हिंदी और इंग्लिश अब कुछ बचा नहीं है, बस ट्रांसलेशन है, क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जा रहे हैं हिंदी में भी, वही क्वेश्चंस इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे ट्रांसलेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, सी ऑप्शन 36% लोग जवाब दे रहे हैं, जो कि गलत है। ये बताने के बाद थोड़ा कम हो गया, नहीं तो 50% लोग यही जवाब दे रहे थे। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, फाउंडेशनल स्टेज आपको पता है शुरुआत के 5 साल हैं, जब से बच्चा स्कूल में आ रहा है तब से 5 साल है ना, जन्म से 5 साल नहीं है, या ये कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष नहीं है। फाउंडेशनल स्टेज 3 साल की उम्र से शुरू होती है और 8 साल की उम्र तक जाती है, यानी 3 साल की उम्र में, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 साल की उम्र से, यानी आंगनवाड़ी कह लीजिए आप उसको, या फाउंडेशनल स्टेज कह लीजिए, प्ले वे वाली स्टेज कह लीजिए, और 3 साल की उम्र से लेकर के 8 साल की उम्र तक जाएगा। आपको पता है 6 साल का बच्चा कक्षा 1 में होता है, ये सबको पता होना चाहिए। बहुत दुख की बात है अगर किसी को ये नहीं पता कि आप टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या टीचिंग ट्रेनिंग आपने की है, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, कि एक पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए। तो कक्षा 1 में जाएगा 6 साल का बच्चा कम से कम, जो बहुत सारी जगहों पे तो यही है, उससे पहले अलाउड भी नहीं है। फिर कक्षा 2 में जाएगा आपका 7 साल का बच्चा एटलीस्ट, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड क्लास, तो उसकी उम्र जो है कहीं 8 साल के आसपास होगी। एक आध साल इधर उधर चल सकता है, इसमें संभव है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फाउंडेशनल पीरियड आपका कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष है। तो जो बच्चे के बुनियादी वर्ष जिनको हम कह रहे हैं, शुरुआत के, जो आपके जब से वो स्कूल में आ रहा है, प्ले वे से लेकर के दूसरी क्लास तक, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों आ जाते हैं इसमें, और प्रेपरेटरी पीरियड भी आ जाता है जो शुरुआत के 3 साल है, ठीक। तो कक्षा 2 तक 5 वर्ष, शुरुआत के 5 वर्ष कैसे हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष, कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष, अधिगम के पहले 2 वर्ष पूर्व विद्यालयी वर्ष। पूर्व विद्यालयी वर्ष तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अधिगम के पहले 2 वर्ष है सिर्फ, खत्म कहानी। 5 वर्ष है टोटल मिलाकर के। फाउंडेशनल स्टेज या बुनियादी चरण 5 सालों का है, जिसमें शुरुआती 3 साल जो है वो पूर्व विद्यालयी वर्ष कहलाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जिसको हम कह देते हैं, और क्लास 1 और 2 भी उसी में शामिल है। तो टोटल मिलाकर के 3 + 2 जो है 5 बन जाते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूं। हमें ये पता है कि प्रीवियस स्ट्रक्चर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले ये वाला था, कई लोगों को शायद दिख भी ना पा रहा हो, ये वाला था, मैं लिख के बता भी देती हूँ, है ना। 10 + 2 + 3 याद होगा सबको, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली कहती थी, 10 + 2 + 3। अब
अगर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ 10+2 का सिस्टम था कि शुरू के 10 साल कक्षा 1 से 10वीं तक और फिर 2 साल 11वीं 12वीं होती थी, ठीक है ना, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। जबकि अभी स्ट्रक्चर क्या है, न्यू स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 यानी 534 से याद रखना है, 3 का इसमें स्क्वायर है यानी 2 बार 3 आएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, ये आपके केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से लेकर के कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 5 साल जो है शुरुआती, इन्हीं की बात हो रही थी, ये बुनियादी चरण है, लेकिन कक्षा 1 से शुरू नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे बुनियादी चरण है यानी फाउंडेशनल पीरियड है, लेकिन ये कक्षा 1 से शुरू नहीं हो रहे हैं। ये जो शुरुआत के 5 साल हैं, इसमें जो 3 साल हैं वो हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर के, यानी प्ले वे में जाएगा बच्चा, आंगनवाड़ी में जाएगा बच्चा, और जो बाद के 2 साल हैं वो क्लास 1 और 2 के हैं। जो बाद के 2 साल हैं वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास के हैं, है ना। फिर उसके बाद FPMS से आपको याद कराया है, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। तो फाउंडेशनल में 3 साल आपके प्री प्राइमरी वाले हो गए, या उसको कह दो आप अर्ली चाइल्डहुड केयर या आंगनवाड़ी। उसमें 2 साल जो है क्लास 1 और क्लास 2 भी इसी में आ गए, यानी कब से कब तक हो गई आपकी 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक बच्चा ये 5 साल के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद वो कक्षा 3 में आता है ना, 9 साल की उम्र के आसपास, 3, 4, 5 यानी 5th क्लास तक यहां रहेगा। इसको क्या कहते हैं, प्रेपरेटरी स्टेज कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। मिडिल स्टेज किसको कहते हैं, 6th to 8th को कहेंगे, जहां बच्चा 6 से 14 वर्ष का होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका यहां पर कहानी अब 9वीं से 12वीं तक की हो जाएगी, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं, ठीक है ना, 9वीं से 12वीं तक। तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब इसको ऐसे समझिए एक बार, यहां देखिएगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे अलग से सेशन किया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय हिमांशी सिंह। देखिएगा, 3 साल आंगनवाड़ी / प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका जिसको हम कह रहे हैं, 3 से 6 वर्ष। फिर उसके बाद 6 से 8 वर्ष। ये जो 3 से 8 वर्ष है उसको तोड़ा हुआ है 2 कैटेगरीज में, जिसको फाउंडेशनल कहते हैं। टोटल 3 से 8 को फाउंडेशनल कह रहे हैं, 3 से 8 वर्ष को फाउंडेशनल पीरियड यानी बुनियादी चरण कहते हैं। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बुनियादी चरण किसे कहते हैं, तो 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज। अब इसके अंदर 2 सब स्टेजेस हैं। वो 2 सब स्टेजेस कौन सी हैं, पहली है 3 से 6 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष जिसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ये सब कहते हैं, ठीक है, जहां बच्चा खेलेगा कूदेगा, कुछ कुछ स्किल्स सीखेगा, वो वाला टाइम है। ये प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, जिसको ABL कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना। मल्टी लेवल प्ले होगा, बच्चा खेल खेल में सीखेगा फाउंडेशनल पीरियड में। और इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास भी शामिल हो जाएगी, जो सेकंड पार्ट है इसका। इसको 2 पार्ट्स में विभाजित किया हुआ है, क्लास 1 और 2, एज 6 to 8 ईयर्स। इतनी बात क्लियर है या नहीं है ये बता दो। फिर आएगा प्रेपरेटरी पीरियड, जहां प्ले, डिस्कवरी, इंटरेक्टिव सेशन होंगे, क्लास 3rd to 5th, 8 से 11 वर्ष की उम्र है ये, है ना। और अब यहाँ पे बस हम 2 ही चीजों पे बात करेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी को साइड रख देते हैं, मैंने आपको बता तो दिया ही है। बट यहां पे सिंपल 2 चीजों का ध्यान रखना है, ये आप कंफ्यूज होंगे बुनियादी चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज और FLN में, जो गवर्नमेंट एक वो चला रही है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो आपका FLN है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको हम बुनियादी साक्षरता व सांख्यिकीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कह रहे हैं 3 से 8 या 9 वर्ष तक आप जो है मैक्स टू मैक्स बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स ये सब उसको आ जाए कि लिखना पढ़ने में सक्षम हो, और थोड़ी बहुत जो उसकी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आता है। इसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं, जो आपका NEP मानता है। फाउंडेशनल पीरियड इज डिफरेंट। फाउंडेशनल पीरियड क्या है, बुनियादी चरण जिसको हम कह रहे हैं, बुनियादी चरण। हालांकि इसी में अचीव होना ही FLN, इसी पीरियड के दौरान। बुनियादी चरण की जब उम्र पूछी जाएगी, बुनियादी चरण की जब उम्र पूछी जा रही है, देख लेना यार स्पेलिंग का इसमें हिंदी वाला, अगर हम बात करें बुनियादी चरण की, तो ये 3 से 8 वर्ष है, ठीक है। इसमें जो शुरुआत के, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। पार्ट 1 क्या है, अगर हम देखें पार्ट 1 मान सकते हैं इसको 3 से 6 वर्ष, जिसको हम आंगनवाड़ी कह रहे हैं, या फिर हम इसको बाल वाटिका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बाल वाटिका कह रहे हैं, ठीक। अब ये किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, ये सिर्फ हिंदी पेडागोजी में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। बफरिंग यार पता नहीं क्यों हो रही है आजकल। फिर अगर हम बात करते हैं, ये आपका 6 से 8 या 6 से 9 तक भी जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट है ये आपका किसका, बुनियादी चरण का। इसमें बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 2 में होगा, 1 और क्लास 2 इसी में आ जाएगी।
ये दोनों मिलकर के किसके अंदर आ रहे हैं? बुनियादी चरण के। बुनियादी चरण के यानी 2 पार्ट हैं, एक 3 से 6 वर्ष है, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्लेवे, और फिर कक्षा 1 और 2 भी बुनियादी चरण में आता है, जो उसका सेकंड पार्ट है, जिसको प्रेपरेटरी स्टेज कहते हैं। इसको प्रेपरेटरी कहते हैं हिंदी में, 6 से 8 वर्ष को, और ये आपकी बुनियादी है। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो FLN है यही अचीव होना चाहिए कायदे में, कि कक्षा 2 तक या क्लास बाय द एंड ऑफ क्लास 3, यानी कक्षा 3 तक आते आते, कक्षा 3 तक बाय क्लास 3 बच्चे को बेसिक लिखना, पढ़ना, रीडिंग, राइटिंग और बेसिक अर्थमेटिक्स, जोड़ना घटाना आ जाए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे हम देखते हैं उनको नाम भी लिखना या ठीक से पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं, किसमें? 5वीं क्लास तक आते आते भी, जबकि हम चाह रहे हैं यहाँ पे मिशन क्या है कि 3 से 9 वर्ष में कक्षा 3 के अंत तक ही वो सीख जाएं। तो FLN वाला पार्ट भी पूरा फाउंडेशनल पीरियड में कवर हो जाता है और 1 साल बल्कि ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है भाई हमसे? देखिए, जवाब दीजिए पोल में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले शिक्षार्थी का ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ जहां माध्यम यानी पढ़ाई की भाषा राज्य की भाषा है, यानी जो स्टेट में लैंग्वेज बोली जाती है, स्टेट में लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी बोली जाती है, और स्कूल की जो भाषा है वो भी हिंदी है। इस प्रकार की विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? ये पिछले साल जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, बस हल्का सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया था। पूछा गया था कि एक बच्ची है जो अमेरिका गई है पढ़ने और अब वो अमेरिका की भाषा में ही पढ़ाई करेगी आगे की, तो इस विधि को क्या कहते हैं? देख रहे हैं, सेम टॉपिक है, सेम आंसर है, बस पूछ लिया डिफरेंट तरीके से। किस तरह से पूछ लिया? डिफरेंट तरीके से। और आप सब गलत जवाब दे रहे हैं क्योंकि बहुभाषिता आपने रट्टा लगा लिया है, आपको लगता है मजे आएंगे, बहुभाषिता लगाएंगे और नंबर पाएंगे, जो कि गलत है। राइमिंग हो गई, चीजें सारी आपस में मिल गई, जो कि बात एकदम गलत है। यहाँ पे बात सही है कि नहीं है? कहां से सही है? जब गलत जवाब दोगे सही कहां से होगा? देखिएगा, इसमें हम 53% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले विद्यार्थी का, अल्पसंख्यक भाषा मतलब जो उस राज्य में बहुत कम लोग बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये बहुत ही अल्प संख्या, बहुत ही कम लोग उस भाषा को बोलते हैं, जिस भाषा को बोलने वाले विद्यार्थी का एडमिशन एक ऐसे राज्य में हुआ है, एक ऐसे ऐसे स्कूल में हुआ है जहां जो उस स्टेट की भाषा है उसमें पढ़ाई होगी। यानी बच्चा, अगर स्टेट की लैंग्वेज हिंदी है तो बच्चे की लैंग्वेज हिंदी नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो अल्पसंख्यक भाषा वाले वर्ग से आता है, जो भाषा ऑलरेडी वहां बहुत कम बोली जाती है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए किसी राज्य में हिंदी बोली जाती है लेकिन वहां कुछ एक वर्ग, अल्पसंख्या में ऐसा भी एक वर्ग है या एक कुछ परिवार हैं जो गुजराती बोलते हैं या फिर पंजाबी बोलते हैं, जिनके घर में पंजाबी बोली जाती है या उर्दू बोली जाती है फॉर दैट मैटर। अब उस बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो गया जहां पे राज्य की भाषा जो कि हिंदी है उसमें पढ़ाई होती है, तो ये बहुभाषिता कहां हुई? अब इस बच्चे को विद्यालय की शिक्षा लेनी है उसी भाषा में जो राज्य की भाषा है। यहां तो उसकी मदर टंग में पढ़ाया नहीं जा रहा, दोनों भाषाओं में पढ़ा जाएगा, ये कहा ही नहीं है। बहुभाषिता की बात हुई ही नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। यहाँ सिंपल बात हुई है, जो बच्चे की भाषा नहीं है उससे दूसरी भाषा में स्कूल में जाके उसको पढ़ना है। इसको निम्नजन शिक्षा कहते हैं या इमर्शन मेथड कहते हैं। हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है कभी ना कभी कि डुबा दो खुद को उस लैंग्वेज या उस मेथड में। इमर्जन का मतलब ही होता है डुबा दिया आपने, है ना। अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश के माहौल में डुबा दो, पढ़ना लिखना बोलना चलना सारा कुछ उसी में होगा, फिर मीडियम सारा इमर्जन हो गया। एक बच्ची है जो अमेरिका जाती है और वहीं की भाषा में पढ़ेगी अब आगे, यानी निम्नजन शिक्षा कहेंगे इस प्रणाली को या इमर्जन मेथड कहेंगे। ध्यान रखेंगे अब आप इस बात को, है ना। तो ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ उससे पहले भी आता रहा है, बट हिंदी में नहीं पूछा जाता था। ये इंग्लिश की पेडागोजी में पूछा जाता था, इमर्जन मेथड या इमर्शन मेथड जिसको हम कहते हैं, कि सारा माहौल उस भाषा का जिस भाषा को सिखा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज लक्ष्य भाषा जिसको हम कहते हैं। द्विभाषिता की बात यहां नहीं होगी, क्यों? क्योंकि माध्यम पढ़ाई किसमें करनी है, अब उसको विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? इस प्रकार की विद्यालय शिक्षा निम्नजन प्रणाली कहलाएगी या शिक्षा कहलाएगी। यहाँ दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, ये तो बात हुई ही नहीं है। क्या होना चाहिए इस पे बात नहीं हुई है। तो बच्ची की भाषा तो कुछ और है, अल्पसंख्यक वर्ग से आती है जो बहुत कम बोली जाती है वहां, है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है, फिर तो इमर्शन मेथड का प्रयोग होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कक्षा 5 की अध्यापिका यानी क्लास 5 की एक टीचर है, श्रुति नाम है इनका, विद्यार्थियों के समूह बनाए यानी ग्रुप बनवाए, बच्चों के 4-4 5-5 के या जो भी जितने भी बच्चे हैं ग्रुप्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया।
और शिक्षार्थियों को अपनी रुचियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। यानी जिस भी टॉपिक में उनका इंटरेस्ट है कि आजकल पानी बहुत है ना, झीलों का शहर बना हुआ है दिल्ली, तो इस बात पे अगर लिखना है तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग चीजों को लेकर के रुचि होगी। किसी का मन होगा यार पबजी पे लिखना है किसी को, है ना, अलग अलग बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से ग्रुप्स में, मतलब एक एक ग्रुप बना करके क्या लिखेंगे, शब्द जाल बनाने के लिए कहा गया कि उससे रिलेटेड वर्ड लिखें। ठीक, शब्द भंडार की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस रूप में जानी जाएगी? अब इससे क्या होगा, बच्चों का वोकैबुलरी बिल्ड होगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स वो जानेंगे। जैसे मान लीजिए टॉपिक है, बच्चे एक ग्रुप का टॉपिक है स्कूल या मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय विद्यालय, अब वो लिखेंगे शिक्षिका, ब्लैक बोर्ड या फिर पेंसिल, प्लेग्राउंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किससे संबंधित हुए, उस इंटरेस्ट के सब्जेक्ट या टॉपिक से संबंधित हुए। यानी बच्चे की वोकैबुलरी, उसका शब्द भंडार बढ़ेगा उस विषय के प्रति जिस विषय को वो रुचि रखता है, जिस विषय में। बात सही है। पहला ऑप्शन क्या है, शब्द भंडार अधिगम का विषय आधारित उपागम। यानी कोई एक विषय दे दिया है, विषय तो दिया ही नहीं है, अपनी रुचि के आधार पर लिखने को कहा गया है, तो ये तो नहीं कहेंगे। शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम, बच्चे एक्टिव होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल एक्टिव होंगे, ग्रुप्स में अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, अलग अलग शब्द बताएंगे। कोई मूवीज का टॉपिक होगा, वो कहेगा बच्चा मैं तो हैरी पॉटर देखता हूं, तो हैरी पॉटर से 4 शब्द लिखे जाएंगे। यानी बच्चे रचनात्मक रूप से, बच्चे एक्टिव होकर के शब्द भंडार अधिगम कर रहे हैं, यानी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, बच्चों की शब्द भंडार में वृद्धि हो रही है, नए नए शब्द निकल करके आएंगे उस ग्रुप में। तो ये रचनात्मक उपागम है। क्यों? क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं, बच्चों को सेंटर में रखा गया है। सी ऑप्शन है शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम। देखिए थीम आधारित इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहां टीचर ने दे दिया होता कि एक थीम है कि मेरा प्रिय विद्यालय, इस पे ही लिखना है, तो क्या हो जाता, तो आंसर आपका हो जाता थीम आधारित उपागम कि एक ऐसी अप्रोच है जो थीम पे बेस्ड है। जबकि यहां बच्चे की एक्टिविटी पे बेस्ड है, कोई थीम नहीं दिया, कोई टॉपिक नहीं दिया, ना उसको कोई विषय दिया गया है बच्चों को, ना कोई थीम दिया गया है ना। शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द जाल, सिर्फ शब्द भंडार अधिगम का शब्द जाल भी नहीं दिया, बच्चे एक्टिविटी करके खुद से अपनी वोकैब को बिल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 4 का अध्यापक आमिर, यानी कक्षा 4 का एक टीचर है जिसका नाम है आमिर। क्या नाम है? आमिर। ठीक है जी। अब आमिर की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम आमिर की बात कर रहे हैं यहां पर, जो कि एक टीचर है क्लास 4 के, भाषा की कक्षा में 5-5 के समूह बनाता है, यानी 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया, और मेरे पालतू पशु के साथ मेरे अनुभव, यहां पे थीम दिया गया है। ठीक है ना, यानी जो मेरा पेट एनिमल है, अलग अलग बच्चों के घर में, किसी के घर में बिल्ली हो सकती है, किसी के घर में चूहा हो सकता है, किसी के घर में कुत्ता हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे चूहा भी होता है, हाँ मेरी एक फ्रेंड है उसके घर पे चूहा है, अब तो पता नहीं है या नहीं। बिल्ली भी पालते हैं लोग, कछुआ भी पालते हैं लोग, है ना। तो मतलब मेरे पालतू पशु के साथ मेरे अनुभव, गाय भैंस तो कॉमन बात है। विषय पर कार्य करने के लिए कहता है, मानस मंथन करने, रूपरेखा बनाने, पहला प्रारूप लिखने, संपादन करने और फिर अंतिम रूप से अनुच्छेद लिखने के लिए कहता है। लेखन के इस उपागम को क्या कहेंगे? यानी बच्चे को टॉपिक दे दिया गया है, बच्चों को 5-5 के जो ग्रुप बना है उसको टॉपिक दे दिया गया। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि मेरे पालतू पशु के साथ मेरे अनुभव पे बच्चे को कुछ लिखना है। ठीक है, अब बच्चे को कुछ यदि लिखना है, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? मानस मंथन करना पड़ेगा, यानी जो सामग्री उसमें लिखी जानी चाहिए, क्या डेटा आएगा, अपने पशु के बारे में उसको सोचना होगा, पढ़ना होगा, अपने दोस्तों से बात करेंगे तुम्हारे यहाँ कौन सा पालतू पशु है, रूपरेखा बनाई जाएगी, एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, है ना, कि पहले किस बारे में बात हो रही है, कैसे लिखेंगे उसको, फिर प्रारूप तैयार करेंगे लिखने का, फिर उसको प्रकाशित या संपादन यानी बनाया जाएगा, और अंत में क्या होगा? अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा, मतलब फाइनली वो एक पैराग्राफ लिखेंगे अपने पालतू पशु के बारे में। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, समूह कार्य या अनुभव जन्य अधिगम। अब यहां पर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, सब गलत जवाब दे रहे हैं खुशी से। देखिए लैंग्वेज में ये चीजें बदल जाती है, जो रट्टे या जो चीजें हमने सीडीपी में जनरली बस समझ ली होती है, वहां पे यहाँ पे कई चीजें टेक्निकल होती हैं, उनको एज इट इज ध्यान में रखना होता है। आपने ये इंग्लिश में पूछा जाया करता था पहले, एक होती है प्रोडक्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग, प्रोडक्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग। इंग्लिश पेडागोजी में भी एज इट इज आता है ये, तो अगर आपने इंग्लिश भरा हुआ है तब भी आप ध्यान से समझेंगे, और नहीं भी भरा हुआ है तब भी। और लेखन का उल्टा लिख दिया, प्रक्रिया उपागम का मतलब है प्रोसेस अप्रोच राइटिंग या
प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट क्यों होगा? क्योंकि उत्पाद लिखा है ना। उत्पाद को क्या कहते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में प्रोडक्ट। और प्रक्रिया की जब बात हो रही है तो प्रोसेस अप्रोच की बात हो रही है। यानी पहले ही प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में, एक और क्वेश्चन पिछले साल आया था ऑनलाइन में और पूछा गया था, ये इस बार का है 2023 वाला क्वेश्चन। पिछली बार पूछा गया था वो लिखने की कौन सी विधि है जिसमें लिखने के द्वारा लेखन सिखाया जाता है, यानी लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ। मतलब बच्चा लिख के, उसको कुछ टॉपिक दिया जाएगा और उसके द्वारा उसको लिखना सिखाया जा रहा है, यानी वो लिखने में अच्छा होगा। तो जब ऐसा होगा, लेखन के द्वारा लेखन सिखाना, इसको प्रोसेस अप्रोच या लेखन का प्रक्रिया अधिगम कहते हैं या उपागम कहते हैं। लेकिन यहां पे बात तो यही हुई ना, पहले से बच्चे को थोड़ी कोई थीम बना बनाया दे दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कुछ उसको एज इट इज कोई चैप्टर दिया और उसको एज इट इज लिखने को दे दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। यहां पे बच्चे को खुद सोचना, एक टॉपिक दे दिया गया है बस। तो यहां लेखन का प्रक्रिया उपागम है, क्योंकि बच्चे पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, रूपरेखा बनाएंगे, सामग्री के बारे में सोचेंगे, प्रारूप तैयार करेंगे, फिर उसमें संशोधन करेंगे, यानी उसमें चेंजेस करेंगे, पढ़ के एडिटिंग करेंगे अगर मैं कहूं तो। लेखन का उत्पाद उपागम कब होता है? जब एज इट इज कोई एस्से है, कोई चैप्टर है, उसको लिखने को कह दिया जाता है और उसके द्वारा लिखने की बात हो रही होती है ना। कि पहले से कोई चीज है जो एक चैप्टर बना हुआ है या एक निबंध है मान लीजिए, उसको देख करके लिखना है या उसी को अन्य शब्दों में लिख देना है। तो ये उत्पाद उपागम हो गया कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसी के अराउंड, जबकि यहां प्रोडक्ट बनाना है, प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में या समझने में, बट ये समूह कार्य कहलाएगा, अनुभवजन्य। देखिए दोनों बातें गलत नहीं है कि एक्सपीरियंस तो क्रिएट कर ही रहे हैं बच्चा, अनुभवजन्य ही अधिगम में देखा जाए तो समूह कार्य भी है, ग्रुप में सीख रहे हैं। लेकिन ये पूछा क्या है एग्जैक्टली, ये टर्मिनोलॉजी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, जो फैक्ट बेस्ड है, जो टॉपिक बेस्ड है, उसमें हमारा ये वाला काम नहीं चल पाएगा कि हमने देखा बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं तो समूह कार्य कह दिया, ऐसा नहीं चल पाएगा। ये या तो प्रोसेस अप्रोच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था या प्रोडक्ट अप्रोच के बारे में। प्रोडक्ट अप्रोच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले से कुछ भी सेट नहीं है जिसको एज इट इज लिखना हो, या फिर कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पहले से तैयार है। जबकि यहां पे आपको प्रक्रिया के थ्रू गुजरना है, सोचना है, ग्रुप में बैठ के खुद से लिखना है, फिर सही करना है, तो ये प्रक्रिया उपागम कहलाएगा। एज इट इज इसका आंसर जो है ए ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो कुछ हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में ऐसे टॉपिक होते हैं जो टर्म्स के साथ जाते हैं। जैसे प्याजे की स्टेज पूछा है तो अपनी तरफ से नहीं कोई भी जवाब दे देंगे, ठीक है ना, वो लिमिटेड होंगी स्टेजेस। वैसे ही ये भी क्वेश्चन वैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कक्षा 3 के कुछ शिक्षार्थी लघु कहानियां व वृत्तांत पढ़ रहे थे, यानी छोटी छोटी कहानियां, क्लास 3 के बच्चे हैं और वृत्तांत कोई छोटे छोटे किस्से कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है बात। उन्हें कुछ शब्द और वाक्यांशों के अर्थ समझ नहीं आ रहे थे। अब वो कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए छोटी सी कहानी है बादलों की या किसी और चीज की। अब किसी किसी शब्द का मतलब या किसी सेंटेंस का या वाक्यांशों का, अगर मैं कहूं छोटे फ्रेज का मतलब उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। पर पाठ्य सामग्री में पहले से आए शब्दों के आधार पर उन्होंने शब्दों के अर्थ जाने और समझ बनाई। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कोई अर्थ आपको नहीं आता। भाई ऐसा होता है, हमारे साथ अभी भी हो सकता है, कोई आप अच्छी किताब पढ़ेंगे या कोई मुश्किल किताब पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको किसी वर्ड का मतलब समझ ना आए, बट आप आइडिया लगा लें, अनुमान लगा लें, क्योंकि वो कहानी पहले से चल रही है। अब ऐसा हो सकता है ना, बच्चा बादल या फिर पानी के बारे में कोई कहानी पढ़ रहा हो छोटी सी, और उसमें कोई वर्ड आए, मान लीजिए पनघट, कि पनघट से पानी भरने गए। अब यहां पे देखा जाए बच्चों को पनघट का मतलब पता ही नहीं है, लेकिन वो आइडिया लगा लेगा कि पनघट से पानी भरने गए, मतलब पनघट कोई ऐसी जगह होती होगी जहां पानी होता है। तो यहां पे वही बात हो रही है कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं पढ़ते समय बच्चों के सामने जिनका मतलब उनको डायरेक्टली पता नहीं होता, जिसका अर्थ उसे पता नहीं होता, लेकिन वो अनुमान लगा लेता है पहले से, जो पाठ्य सामग्री में पहले से आए शब्दों के आधार पर, कि पानी भरने गए, पनघट ही नहीं समझ में आया, बाकी पानी भरना समझ में आ गया, से समझ में आ गया कहां से पानी भरने गए। तो इस उन्होंने पाठ्य सामग्री से क्या प्राप्त किया, यानी ऐसा क्या हुआ उस टेक्स्ट से या जिस भी टेक्स्ट बुक से वो पढ़ रहे थे, उस कहानी से या उस पाठ्य सामग्री से, उस कंटेंट से, कि वो अनुमान लगा पाए। तो वाक्यगत संकेत मिले उन्हें, वाक्य का पता लगा, वाक्य की बात हुई है, शब्द भंडार का संकेत मिला, अर्थ संकेत मिला, या रटने वाले संकेत मिले। रटने की बात तो है नहीं, रट्टा थोड़ी लगाया, अनुमान लगाया है ना। शब्द भंडार संकेत, कुछ शब्द भंडार, वोकैबुलरी तो बिल्ड हो गई, लेकिन संकेत शब्द भंडार वाले थोड़ी मिले कि वोकैबुलरी बिल्डिंग संकेत मिल गए वहां पे। वाक्यगत संकेत, पूरे वाक्य की तो बात हुई ही नहीं है। अर्थगत संकेत की बात हुई है, ये इसको सिमेंटिकल क्यूज कहते हैं। ये भी इंग्लिश पेडागोजी में खूब पूछा जाता है ना। सिमेंटिकल क्यूज कहते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब ही होता है अर्थ विज्ञान या अर्थ से संबंधित कोई बात,
अर्थ विज्ञान तो मॉर्फोलॉजी होता है। तो अर्थगत संकेत का मतलब है कि अर्थ निकालना। अर्थगत संकेत मतलब क्यूज मिले हैं, हिंट मिला है, किसका? अर्थ का। किससे? वाक्य से या फिर उस सामग्री से, तो अर्थगत संकेत कहेंगे। सी ऑप्शन, इसमें आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर आप इसको इतने आराम से नहीं समझेंगे जितने आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, तो फिर आप रट लेंगे और फिर गलत करेंगे जब अगला नया सेट हम कर रहे होंगे किसी दिन, या खुद से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानी सुनाती है, यानी अलग अलग ढंग से। कुछ लोग होते हैं बहुत अलग ढंग से कहानी सुनाते हैं, आपको बड़ा मजा आता है। अपनी दादी नानी, जो भी पुराने लोग होंगे, आप सुनते होंगे, या कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जिसको आप देखते हो यार मजा आता है इसकी कहानी, जो भी बोलता है बड़ा मजा आता है सुनने में। तो आस्था भी अलग अलग तरीकों से कहानी सुनाती है। अपने एक कथा वाचन सत्र में उसने कहानी की पहली पंक्ति सुनाई और शिक्षार्थियों से कहा कि वे आंख बंद करें व उसके द्वारा कही पंक्ति दोहराएं। यानी मछली जल की रानी है बोला, या फिर कोई और कहानी या कविता है, और कहा कि इमेजिन करो कि मछली जल की कैसी रानी है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसे सर पे ताजवाज लगा होता होगा मछली के, या फिर पूरे वर्ड को दोहरा रहे हैं अपने दिमाग में, या पूरे सेंटेंस को कि मछली जल की रानी होती है। या एक राजा था, तो बच्चे के दिमाग में आंख बंद करके सोच रहा है, वो एक भी आ रहा है, राजा भी आ रहा है, कुछ और भी आ रहा होगा जो भी आप कल्पना कर रहे होंगे। ठीक है, तो आंख बंद करें व उसके द्वारा कही पंक्ति दोहराएं, फिर मौन रहकर अपने मस्तिष्क में याद करें। बच्चे बोल रहे हैं पीछे से, हाँ एक राजा था, फिर मन में चुप होकर के बोल रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क में याद कर रहे हैं उस बात को। ये क्या है? एक एक्टिविटी हो गई, बच्चे एक्टिव हैं। उसने पूरी कहानी में यही किया, वह किस तकनीक को अपना रही है? ये कौन सी टेक्निक है जो पूरी कहानी को इसी तरह से सिखाया गया है या पढ़ाया गया है? इको तकनीक है, मेरे बाद दोहराएं तकनीक है, बंद आंख तकनीक है, कथा याद करना तकनीक है। एकदम याद करना तकनीक कौन सी होती है भाई? बंद आंख तकनीक भी नहीं पढ़ी हमने एज सच अभी तक, मेरे बाद दोहराएं भी एज सच कोई तकनीक हम नहीं पढ़ते हैं। इसको इको तकनीक कहते हैं, इको टेक्निक कहते हैं। इंग्लिश में अगेन मैं वही कहूंगी कि इन्होंने इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के बीच में दायरा खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। इको टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो इको टेक्निक में ऐसा होता है कि मतलब जो आप कह रहे हैं, इको का मतलब वो एको नहीं होती जो आवाज गूंजती है एक तरह से, उससे याद कर लो आप। तो कई लोग होते हैं ना, वो मूवीज में दिखाते हैं पहाड़ पे गए, वहां से बोला चिल्ला के, फिर वापस आवाज आ रही है। कौन सी मूवी है वो? ये जवानी है दीवानी है, और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज होंगी। तो इको तकनीक, इको का मतलब ही होता है एको, मतलब रिपीट हो रही है साउंड कहीं ना कहीं। कई बार मेरे भी बोलने पे हो जाता है, माइक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एको तकनीक में क्या है, बच्चे को रिपीट करनी है वो बात, और यहां पे साथ साथ इमेजिन करने की भी बात आएगी। सॉरी, देखिएगा आगे बढ़ेंगे। तो ये इको टेक्निक है या इको तकनीक जिसको कहेंगे पढ़ने की। इससे होता क्या है, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन और उसका कॉम्प्रिहेंशन, दो चीजें होती है इको तकनीक से, ये भी लिख लेना या समझ लेना। इको तकनीक क्या है, इससे दो चीजें बहुत बेहतर होती है। एक तो कॉम्प्रिहेंशन बच्चे का, यानी समझना, पाठ की समझ अच्छी आ जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा। इमेजिन कर रहा है ना साथ में, बोल बोल करके रिपीट भी कर रहा है, तो एक तो समझ बेहतर होती है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम कह रहे हैं, पढ़ के समझना या सुन के समझना बेहतर होगा। दूसरी चीज है प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम उच्चारण कह रहे हैं, क्योंकि बच्चा रिपीट भी कर रहा है ना टीचर के साथ साथ, और फिर मन में भी रिपीट करेगा और इमेजिन भी करेगा, तो यहाँ पे उच्चारण भी बच्चे का बेहतर होता है। तो इको तकनीक में दो चीजें होती है, पढ़ने की एक विधि है ना, रीडिंग की एक टेक्निक है, पढ़ने की विधि या पठन विधि लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दो चीजें इससे बेहतर होती है। आगे बढ़ेंगे, और बच्चा एक्टिव तो है ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अध्यापक ने कहा कि मैं पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक से 5 वाक्य 2-2 बार बोलूंगा। यानी ईवीएस की बुक से 5 सेंटेंसेस हैं, ट्वाइस यानी 2 बार बोलेंगे, 2-2 बार बोलेंगे बेसिकली। इन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों को समूह में इन वाक्यों का प्रत्यास्मरण करने, पुनर्रचना करने के लिए कहा गया। वाक्य इस तरह से लिखें जिससे कि वाक्य का अर्थ न बदले। यह कार्य क्या कहलाता है? वाक्य को लिखना इस तरह से कि अर्थ ना बदले, मतलब प्रत्यास्मरण। बच्चे रिवाइज करें, रिकॉल करें अपने ब्रेन में जो 5 सेंटेंस टीचर ने बोले हैं। और अगर हम बात करते हैं दूसरी बात, अरे हो जाएगी यार तबियत, कोई बात नहीं तबस्सुम, मैं समझती हूँ आप लोगों का कंसर्न। देखिएगा एक बार फटाफट से, अब मैं माइक ऑफ करके छींकने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली छींकना कभी भी आ जाती है, पता नहीं लगता कि माइक ऑफ करने का समय नहीं मिल पाता कई बार। 5 वाक्य 2-2 बार बोलूंगा, इन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों को समूह में इन वाक्यों का प्रत्यास्मरण करने, पुनर्रचना करने, यानी दोबारा से वो सेंटेंस रिक्रिएट कर सकते हैं।
एज इट इज याद कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि वाक्य का मतलब ना बदले, अर्थ सेम रहना चाहिए। ये वैसा ही है कि आपने किसी मूवी को देख करके आकर के और उसका सारांश लिखा या फिर बताई बात किसी अपने दोस्त को, तो मतलब नहीं बदलना चाहिए, एंड चेंज ना हो जाए। हुआ कुछ था मूवी में, बता दिया आपने कुछ और, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये एक पैराग्राफ के या 5 सेंटेंस से क्या बन जाएगा, एक पैराग्राफ ही बन जाएगा छोटा सा, है ना। अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में पैराग्राफ को। जो लोग बाइलिंगुअल पढ़ पा रहे हैं हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी, उनको दोनों ही सब्जेक्ट उनके तैयार हो जाएंगे एक तरह से पैरेलली। श्रुत लेख कहेंगे, श्रुत लेख तो एज इट इज होता है। श्रुत लेख क्या है, डिक्टेशन बोलते हैं जिसको, इमला बोलते थे ना बचपन में। एज इट इज टीचर ने कुछ बोला या मम्मी कुछ बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं, उससे क्या होता है, वर्तनी की अशुद्धियां ठीक हो जाती हैं श्रुत लेख से, यानी डिक्टेशन से स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हो जाती हैं, है ना। कोई बोलेगा, मम्मी बोल रही है, टीचर बोल रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, और बाद में चेक किया जाता है तो पता लगता है कितने शब्द सही लिखे या गलत लिखे। अनुच्छेद श्रुत लेख है, प्रत्यास्मरण तकनीक है, या श्रवण श्रुत लेख है? जवाब दीजिएगा, बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दे रहे हैं आप लोग सी 43%। मान ले या नहीं माने, बताओ। प्रत्यास्मरण तकनीक, आप रट्टे मत लगाइए प्लीज किसी भी चीज के, क्योंकि यहां प्रत्यास्मरण लिखा हुआ है तो आपने मान लिया प्रत्यास्मरण ही होगा। प्रत्यास्मरण करने व पुनर्रचना करने, खुद से भी लिख सकता है बच्चा सेंटेंस, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको प्रत्यास्मरण, तो ये हो गया बस रिकॉल करने की तकनीक है, याद रखने की तकनीक है। क्या ये याद रखने की तकनीक है बताइए, क्या ये सिर्फ याद रखने की तकनीक है? नहीं, ठीक है जी। हाँ, सौम्या क्या कह रहे हो भाई? कोई कह रहा है आज आप सॉरी मत कहिए, ये सब आपके हाथ में नहीं है, तबीयत खराब है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। हाँ वो बात तो मैं मान रही हूँ, बट ये तो डिसेंसी एटिकेट्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। देखो एक बार, अगर हम बात करें प्रत्यास्मरण तकनीक, भाई रटने की तकनीक या फिर रिकॉल की टेक्निक थोड़ी है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि बच्चे इन 5 वाक्यों को रट ले, नहीं। ये अनुच्छेद श्रुतलेख हो गया एक तरह से, अगर देखा जाए कि बच्चों को अर्थ नहीं बदलना, लेकिन सुन करके वही बात लिखनी है। तो या तो एज इट इज या उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, लेकिन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे, यानी एक पैराग्राफ है जिसका डिक्टेशन बोला जा रहा है, ठीक है ना। श्रवण श्रुतलेख नहीं, क्योंकि श्रवण में तो फिर हो सकता है पूरी कहानी की ही बात होती है और एज इट इज ही लिखना होता, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है। एक अनुच्छेद की बात हो रही है, सिर्फ श्रुतलेख इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अर्थ बदलने की भी बात कही गई है साथ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और 5 सेंटेंस की बात हुई थी ना, 5 वाक्यों से एक अनुच्छेद बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा, हिंट मिला था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? बताइए, अब फटाफट से बताइए। नहीं डूबेगा नहीं लेके आपको हिंदी, बस थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, डोंट वरी। ए ऑप्शन 53% लोग कह रहे हैं, यानी विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को, ये इस बार बहुत पूछा गया है, 2021 में भी बहुत पूछा गया है, और इवन आई थिंक किसी और सब्जेक्ट में भी ये पूछा है या तो विद्यालयों में भारतीय भाषाओं यानी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं और संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है को समुन्नत करने, यानी एक इकट्ठा लेकर के आना या एकता में लेकर के आना उस बात को। भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो ये क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। 31 अक्टूबर 2014 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको लागू किया गया था। उसका रीजन क्या है? 31 अक्टूबर को जयंती होती है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एकता दिवस के नाम से इन्होंने इसको, जो गवर्नमेंट है हमारी, इसको रिकॉग्नाइज किया है। 31 अक्टूबर 2015 को सही डेट होनी चाहिए, क्योंकि 2014 को एकता दिवस के रूप में इन्होंने माना था, और 31 अक्टूबर 2015 को ये एक भारत श्रेष्ठ भारत लॉन्च किया गया, या महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाया गया, जिसमें हम भारत की जो भी भाषाएं हैं या विभिन्नता है उसके साथ एकता को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, है ना। उनको कहा जाता है, उन्होंने एकता मतलब पूरा एक किया भारत को एंड ऑल। तो उन्हीं की जयंती पे, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन को लाया गया, जिसमें हम भारत की जो भाषाएं हैं विभिन्न और जो संस्कृति है या विभिन्नता है भारत की, उसको एकता के रूप में देख पाए, उसको सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए इस मिशन को लाया गया,
ठीक है ना। आजादी का अमृत महोत्सव, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसकी बात एनईपी भी करता है, एनसीएफ भी करेगा ही। 9 साल की उम्र तक बच्चे को बेसिक रीडिंग राइटिंग आ जाए। समग्र शिक्षा अभियान नहीं है ये, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब बात भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने की आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 5 सवाल और हैं। विद्यालय शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, यानी नॉट गुड फॉर ग्रामर टीचिंग या टीचिंग ऑफ ग्रामर, यानी आपको व्याकरण पढ़ानी है तो कौन सा तरीका सही नहीं है, बताइए। इवनिंग में नोटिफिकेशन नहीं आता है, परेशान हो गई हो आप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करोगे मिल जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं तो आप या तो खुद ही 9 बजे 9-10 तक क्लास मैक्सिमम शुरू हो जाती है आजकल, चेक कर लीजिए एक बार चैनल पे आके, ऐसा हो सकता है। आप बहुत सारे दुनिया भर के चैनल्स हैं यूट्यूब पे, और आप भी बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते ही हैं, जो कि ठीक है, मतलब सभी रखते हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि नोटिफिकेशन ना पहुंच पाए या फिर आपने बेल आइकॉन ना ऑन किया हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल चीजें हैं। तो आप खुद 9 बजे आकर के चेक कर लिया कीजिए कि क्लास लगी हुई है नहीं। अब तो मैं पहले से क्लास लगा देती हूँ। ए ऑप्शन है 51% लोगों का। सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना, इसमें आपने परफेक्ट जवाब दिया है कि भाई सबसे पहले व्याकरण सिखाने का ये तरीका सबसे गलत है कि आप नियमों से भर दें, है ना, आप नियमों से भर दें। प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, सॉरी कहने की, एक्चुअली सेकंड नेचर बन गया है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना, कंडीशनिंग हो गई है। देखिए, तो सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं का यानी जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, जबकि ग्रामर को, व्याकरण को हम संदर्भ में सिखाते हैं, याद रखिएगा, उसके नियम रटवाते नहीं है, अलग से नियम नहीं बताते, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में संदर्भ में सिखाया जाता है व्याकरण को। कि आपने बच्चे ने कहानी पढ़ाई, आपने बच्चे को कहानी बताई और उसी में कहीं बता दिया कि कहां कहां कौन सा नियम लागू हुआ है। देखिएगा एक बार, देखिए, तो संज्ञाओं का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना, जी नहीं। देखना एक बार, तो अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, और ये सही है इसलिए सही नहीं है। देखिएगा, तो अगर हम बात करें संज्ञाओं का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना, यानी उस चैप्टर में कुछ आया है, मान लीजिए मोहित आया है, छोले भटूरे आया है ना, ये भारत आया है, दिल्ली आया है, तो इस सब के बारे में बताना कि ये नाम है किसी जगह के या व्यक्ति के और इनको संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, किस चीज की, अगर आप संज्ञाओं का नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब आप संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, तो ये तो अच्छा तरीका हो गया व्याकरण पढ़ाने का। वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषणों का परिचय दे रहे हैं, यानी आप कोई चैप्टर पढ़ाते हुए जब लोमड़ी के बारे में बात चल रही है तो आप बता रहे हैं कि देखो लोमड़ी की ये विशेषता हो गई कि वो चालाक होती है, तो ये क्या हो गया, उसका एक तरह से विशेषण हो गया। तो आप संदर्भ में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे भी नियम को, आपने अलग से रटवाया नहीं कि शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, वाक्य विशेषता बताने वाले शब्दों को, या किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ऐसा नहीं कहा आपने। डी ऑप्शन है सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना फिर नियम बताना, ये तो बेस्ट तरीका है, इसी की तो बात कर रहे हैं। लेकिन हमें गलत तरीका चाहिए था, वो पहला ही ऑप्शन है कि व्याकरणिक नियमों से शुरुआत कर रहे हैं या नियम रटवा रहे हैं, वो एकदम खराब तरीका है व्याकरण पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसको कॉन्टेक्स्ट में सिखाना कहते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, ग्रामर को। भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों में या भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, यानी तुकबंदी मतलब राइमिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्या है, कुछ तो एक राइम तो कर ही रहा है ये शब्द। तो शिशु गीतों, जो बच्चों की बाल गीत होते हैं एक तरह से, उनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है तुकबंदी, राइमिंग और रिदम के बारे में। पहला ऑप्शन है व्याकरण सिखाने के लिए होता है, आनंद और खुशी के लिए, हाँ बच्चे एंजॉय कर पाए इसीलिए तो कविताएं होती है। भाषा निवेश के लिए, उनके अंदर एक
तो तरह से भाषा की समझ बनेगी, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लैंग्वेज को लेके। कल्पनाशीलता आती है, बच्चा सोचेगा हाँ एक बड़ा सा वृक्ष है, तो बच्चे के दिमाग में आएगा, कल्पना करेगा। लेकिन ए ऑप्शन खराब है या गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। व्याकरण सिखाने के लिए बुनियादी वर्षों के दौरान जो तुकबंदी या रिदम राइमिंग की हम बात करते हैं, उससे बच्चा एंजॉय कर पाए उस कविता को, उस कहानी को भी इवन। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम व्याकरण सिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अध्यापिका ने बच्चों के कहानी पढ़ लेने के बाद उन्हें यह प्रश्न दिया। क्या प्रश्न है, पढ़िए एक बार, इतने में छींक लेती हूँ। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना करें कि आप कहानी में बेटी हैं, घर में विवाह उत्सव के आयोजन वाले दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखना है। यह किस प्रकार का प्रश्न है? मतलब एक कहानी पढ़ाते समय टीचर ने एक प्रश्न दिया। प्रश्न क्या है कि कल्पना करें कि आप एक बेटी हैं या आप बेटी हैं, कहानी में जो स्टोरी में जो कोई एक पात्र होगा, बेटी का कैरेक्टर होगा, या कोई मूवी में भी हो सकता है, उसमें आप खुद को क्या मान के चलना है, आपको इमेजिन करना है कि यू आर दी डॉटर। ठीक है, जो भी डॉटर का रोल है उस समय घर में विवाह उत्सव के समय, वो आपको अपने डायरी में लिखना है। यानी आपको इमेजिन करना होगा और जो कहानी में है उसके आगे जाकर के आपको बात लिखनी है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है नहीं, ऐसा तो नहीं है 20 शब्दों में खत्म हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप तो वही होते थे ना लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हम कहते थे। एक्स्ट्रापोलेटिव यानी पाठ से बाहर के प्रश्न, या एक्स्ट्रापोलेटिव या एक्सटेंड करना है आपको जो भी उसमें दिया गया है, उसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ इमेजिन करना है, कुछ क्या करना है, इमेजिन करना है और आगे उस चीज को एक्सटेंड करना है। कि आपको कहानी का एंड चेंज करना हो मान लो, तब भी वो एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है ना। एक इंट्रापोलेटिव आई थिंक कुछ होता है, वर्ड में एग्जैक्टली भूल रही हूँ, उसमें होता है कि जो कहानी के अंदर से ही एज इट इज जवाब देना होता है। ये कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, ये तर्क प्रधान नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी लगेगी बच्चे की। एक्स्ट्रापोलेटिव एक्टिविटीज हैं जो उस चीज के अराउंड है, जिसमें बच्चा एक्टिव होकर के इमेजिन करेगा या कुछ अपने बारे में कुछ ओरिजिनल लिखेगा अपने अनुभव के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये इंग्लिश पेडागोजी में ही आता था पहले, अभी हिंदी में भी आने लग गया। एक अध्यापक यार शाम वाली सेशन में तो इतनी ठीक है नहीं आई थी, मुझे लगा चल जाएगा काम आज 9 बजे भी, बट अभी हालत खराब हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक अध्यापक एक अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कार्यों का संग्रह करता है और सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के समग्र आकलन के लिए उनका उपयोग करता है। इस आकलन को किस रूप में जाना जाएगा? यानी एक अवधि विशेष में, यानी मान लो 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, शिक्षार्थियों के कार्यों का क्या किया, संग्रह किया, यानी कलेक्ट किया। बच्चों का जो भी काम है, कोई पेंटिंग बनाई, किसी दिन कोई प्रतियोगिता हुई थी, कुछ और हुआ था, तो वर्क जो है बच्चों का, उसको कलेक्ट किया, उसको संग्रहित किया, उसको संग्रह किया। सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के समग्र आकलन के लिए, यानी ओवरऑल असेसमेंट हो सके, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, समग्र आकलन। सतत क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस हो सके, चहुमुखी, यानी चारों, यानी सभी पक्षों में हम बच्चे का आकलन कर सके, करिकुलर प्लस को करिकुलर, शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्ष। अब इसका प्रयोग किया जाएगा, इसको सतत आकलन कहेंगे। भाई समग्र आकलन की बात हो रही है, यहाँ सतत आकलन कहां से आ गया? सतत आकलन साथ में चल रहा है, बट ये सतत के बारे में नहीं है। जब लगातार की बात हो रही होती तब सतत पे जाते। योगात्मक कहेंगे कि समेटिव असेसमेंट, बस जजमेंट देना है, ऐसा भी नहीं है, यहाँ फीडबैक भी मिलेगा। अनौपचारिक, इनफॉर्मल थोड़ी, ये फॉर्मल है, स्कूल में हो रहा है। तो पोर्टफोलियो आकलन एकमात्र सही उत्तर बचता है। पोर्टफोलियो में जो भी बच्चे का, वैसे तो जनरली हम बेस्ट वर्क होता है जो भी उसने स्पेशल किया है पूरे साल के दौरान, उसको एक फाइल बनाते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, उसके ड्राइंग्स हो सकती हैं, जो भी उसने कुछ स्पेशल किया है, अच्छा किया है, वो सब कलेक्शन होता है पूरे काम का बच्चे के। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं और मैं भी। वैसे तो हम सभी अपने अपने घर हैं, आई एम अज्यूमिंग, या मतलब आई बिलीव ज्यादातर लोग घर से ही देख रहे होंगे, बाहर खड़े होकर कोई नहीं देख रहा होगा। शिक्षार्थियों में भाषा विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कौन सी एक बात सही है? पहला ऑप्शन है, पहले पठन का विकास होता है बाद में लेखन का। यानी पहले, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बातें मैं आपको बताऊंगी। यानी पहले पढ़ने का विकास होता है, यानी बच्चा पहले पढ़ना सीखता है, फिर लेखन यानी लिखना सीखता है। पहले रीडिंग बाद में राइटिंग, होता तो है ऐसा। फिर भी आते हैं, बी ऑप्शन पढ़ेंगे, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। यानी जो पठन और लेखन है, यानी रीडिंग और राइटिंग जो है,
वो साथ साथ विकसित होते हैं, यानी पैरेलली बच्चा जो है सीखता है उनको। बात ये भी सही है या नहीं है सही? क्या सिर्फ जब वो पढ़ना सीख रहा है तो पढ़ना सीख रहा है, लिखना नहीं सीख सकता? सीख सकता है। फिर आता है सी ऑप्शन, विद्यालयों में पठन के साथ लेखन शुरू नहीं कराना चाहिए। ऐसा कहां लिखा गया है? पहले लेखन का विकास होता है, बाद में पठन का, यानी पहले लिखना सीखता है, बाद में पढ़ना सीखता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात भी सही है, क्योंकि हम बच्चों को कुछ ना कुछ देके उसको लिखवाना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं, तो ठीक है। बट अगर हम देखें तो पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, ये सर्वाधिक सही इसको हम मान सकते हैं। देखिएगा, इसमें दो बातें हैं जो समझनी है हमें। हमें ये पता है, सूबो पाली हम याद रखते हैं, इंग्लिश में हम LSRW कहते हैं। सूबो यानी सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। ठीक है, ये हमारे मुख्य 4 कौशल है भाषा के। इस पे भी मैं एक सेशन जल्दी लेने वाली हूँ। जो भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 कौशल हैं। चारों अगर पूछा जाए कि क्रम क्या होना चाहिए, तो क्रम यही होना चाहिए, पहले सुनना, फिर बोलना और फिर पढ़ना और उसके बाद लिखना। क्रम होना ये चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ क्रम में सीखे जाते हैं, साथ साथ भी सीखे जा सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। और जब आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बोलना नहीं सीख रहे हैं, आप बोलना भी सीख रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपको लिखने में भी मदद मिलेगी उस चीज से, और साथ साथ भी आप सीख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे ये एकीकृत होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं चारों ही कौशल भाषा के, यानी लैंग्वेज स्किल्स क्या है? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। कई बार हम बच्चों को पहले कलम पकड़ा देते हैं, बाद में कहीं वो पढ़ना सीखता है, वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बनाता रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्रम में सीखे जाते हैं, ये कहना गलत है। जब इसी क्रम में सीखे जाते हैं तब गलत है, लेकिन क्रम में ही सीखे जाते हैं ये भी गलत है। लेकिन क्रम क्या होना चाहिए? तो यही क्रम होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो उस हिसाब से साथ साथ विकसित हो सकते हैं जो पठन और लेखन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का। समझिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? अब ये आपका CCE जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण को क्या कहेंगे? रेमेडियल टीचिंग या फिर आपका निदानात्मक शिक्षण, जिसको हम डायग्नोस्टिक टीचिंग भी कहते हैं, है ना। वैसे तो ये रेमेडियल कहलाएगा, लेकिन डायग्नोस्टिक में पूरा दोनों काम आ जाते हैं। बताइएगा, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक, धन्यवाद सोनू, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें विषयों के कुछ पहलुओं को सीखने में मदद चाहिए, यानी उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए होता है जिनको कुछ एस्पेक्ट्स में हेल्प चाहिए होती है। या फिर बी ऑप्शन, शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों के लिए वे क्रमशः अपने अधिगम व अध्यापन में सुधार हेतु चिंतन कर सकें, यानी बच्चे और टीचर दोनों के लिए है, जिससे कि वो अपने लर्निंग और टीचिंग में इंप्रूवमेंट ला सके। बात तो सही है। केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें किसी टॉपिक में समझ कम है और अंक भी कम है, सिर्फ अंक कम वालों के लिए नहीं, सबके लिए ही डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग होती है। किसी को किसी पक्ष में यदि दिक्कत है, फीडबैक मिलता है टीचर को भी और बच्चे को भी अपने बारे में। विद्यालय और विद्यालय व्यवस्था के लिए, जिससे कि तुलनात्मक रूप से उनका 100% परिणाम आए, 100% रिजल्ट लेके आए, और कंपैरेटिवली, मतलब इस स्कूल से हमारे वाले स्कूल का जो है अच्छा रिजल्ट है, तो ये तो एकदम बेकार बात हो गई। सबसे बेहतर क्या है कि जब आप आकलन करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, जिसमें आप पहले बच्चे की कमियों को जानते हैं और जो कमियां होती हैं उन पे फिर दोबारा से या नए ढंग से पढ़ाया जाता है, या फीडबैक मिलता है कि कितना सीखा, कैसे सीखा। और इससे क्या होगा? इससे शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों के लिए अपने अधिगम, यानी बच्चा जो सीख रहा है और टीचर जो सिखा रहा है, दोनों ही एक दूसरे को पूरी प्रोसेस को चिंतन मनन करके सुधार कर सकते हैं।